हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम संविधान के भाग 1 और 2 के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके अलावा इस वीडियो में हम भारत के जो संविधान है उसकी 12 अनुसूचियों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखें। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें एंड शेयर करें। तो आज हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत को संविधान में किस रूप से वर्णित किया गया है। तो भारत को संविधान में राज्यों का संघ कहा गया है। ठीक है, भारत को संविधान में राज्यों का संघ कहा गया है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को राज्यों का संघ घोषित करता है। तो इसका आंसर है अनुच्छेद 1। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 1 में जो फर्स्ट आर्टिकल है उसमें भारत को राज्यों का संघ बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के राज्य क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र शामिल हैं। तो इसमें क्या क्या शामिल है। तो इसमें राज्य, संघ राज्य क्षेत्र और भारत द्वारा अर्जित अन्य क्षेत्र। ठीक है, तो भारत का जो राज्य क्षेत्र है, भारत के राज्य क्षेत्र में राज्य, संघ राज्य क्षेत्र और भारत द्वारा अर्जित अन्य क्षेत्र हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, नए राज्यों में प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो इसका आंसर है अनुच्छेद 2 में। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 2 में हमारा नए राज्यों के प्रवेश और स्थापना का प्रावधान है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, संसद को राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करने की शक्ति किस अनुच्छेद से प्राप्त होती है। तो राज्यों की सीमाओं, जैसे कोई नया राज्य बनता है तो उसमें सीमाओं में परिवर्तन करने की शक्ति किस अनुच्छेद में होती है। तो ये हमारी आर्टिकल नंबर 3 में होती है। ठीक है, तो अनुच्छेद 3 में संसद को राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने की शक्ति लिखी हुई है, निहित है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, किस राज्य का नाम बदलने का अधिकार किसे है। तो किसी राज्य का नाम बदलने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद को है। ठीक है, तो किसी राज्य का नाम बदलने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद को है। नेक्स्ट देखिए, राज्य पुनर्गठन विधेयक संसद में किसकी पूर्व अनुशंसा पर प्रस्तुत किया जाता है। तो ये किया जाता है राष्ट्रपति की। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्या संसद किसी राज्य की सहमति के बिना उसकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है। तो इसका आंसर है नहीं, हाँ कर सकता है। ठीक है, तो क्या संसद, क्योंकि सारी की सारी जो पावर होती है ना वो हमारी संसद के पास होती है। ठीक है, तो उसे राज्य से कोई मतलब नहीं होता। तो जो ये संसद होती है ना, तो संसद बिना किसी राज्य की सहमति के बिना उसकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। ठीक है, तो हाँ ठीक है। नेक्स्ट देखिए, संविधान का कौन सा भाग संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है। तो इसका सही जवाब है भाग 1। ठीक है, जो हमारा पार्ट 1 है ना, वो सारा का सारा जो ये आर्टिकल है, जो पार्ट 1 है, तो भाग 1 जो हमारे संविधान में है, तो उसमें संघ और उसके राज्य से संबंधित हमारा पूरा का पूरा जो पार्ट 1 है ना, उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो भाग 1, राज्य पुनर्गठन से संबंधित कानून संविधान संशोधन माना जाता है या नहीं। तो इसका आंसर है नहीं। ठीक है, तो जो हमारा भाग 1 है ना, क्वेश्चन नंबर जो 9 है, हमारा पॉइंट 9 है, तो जो संविधान है ना, संविधान का जो पार्ट 1 है उसमें हमारा सारा का सारा संघ एवं उसके राज्यों क्षेत्र से संबंधित प्रावधान है। ठीक है, संघ एवं उसके राज्यों से संबंधित प्रावधान है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट देखिए, भारत का पहला राज्य पुनर्गठन आयोग कब गठित किया गया था। तो ये किया गया था 1953 में। ठीक है, तो भारत का सबसे पहला राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में किया गया था। भाषाई आधार पर राज्यों की पुनर्गठन की सिफारिश किस आयोग ने की थी। तो ये की थी फजल अली आयोग ने। ठीक है, तो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन फजल अली आयोग के द्वारा किया गया था। ठीक है, ये थे इसके, ये रहा फजल अली आयोग, और इसके जो मेंबर थे फजल अली, पनीकर और कुंजुल। ठीक है, एच.एन. कुंजुल। नेक्स्ट पार्ट देखिए, अब हम बात करेंगे संविधान के पार्ट 2 के बारे में। तो नागरिकता संबंधी प्रावधान संविधान के किस भाग में दिए गए हैं। तो इसका आंसर है भाग 2 में। ठीक है, तो पार्ट 2 में हमारा भारत की नागरिकता से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। अगला पॉइंट देखिए, संविधान लागू होने के समय नागरिकता का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है। तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 5 में। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 5 में नागरिकता का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, संविधान लागू होने के समय भारत का नागरिक कौन माना गया। तो जो भारत में अधिवास करने वाले व्यक्ति जो अनुच्छेद 5 की शर्तें पूरी करते हो। ठीक है, जो आर्टिकल 5 में जो बातें लिखी गई थी और जो उनकी कंडीशन को पूरी करते हैं, तो वह भारत का नागरिक माना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा,
जो अगला पॉइंट है, पाकिस्तान से भारत आए प्रवासियों की नागरिकता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो ये आर्टिकल नंबर 6 में है, ठीक है। जो पाकिस्तान से भारत आएंगे तो उनके बारे में जो प्रावधान लिखा गया है वह हमारा आर्टिकल नंबर 6 में लिखा गया है। और जो भारत से पाकिस्तान चले गए और पुनः भारत लौटे व्यक्तियों की नागरिकता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो ये आर्टिकल नंबर 7 में है। नेक्स्ट देखिए, विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता का प्रावधान किस, जो विदेशों में रहते हैं कई भारतीय मूल, तो उनकी नागरिकता का प्रावधान किस आर्टिकल में है? तो ये हमारा है आर्टिकल नंबर 8 में, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 8 में भारतीय मूल के व्यक्ति जो विदेशों में रहते हैं उनके लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19 क्वेश्चन है, स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता ग्रहण करने पर भारतीय नागरिकता का क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका आंसर है भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है, ठीक है। जब कोई भी यहाँ का इंडियन सिटीजन है तो वह जैसे बाहर जाता है किसी भी कंट्री में और वहाँ की वह नागरिकता ले लेता है तो उसकी ऑटोमेटिकली सी यहाँ भारत की नागरिकता खत्म हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, विदेशी नागरिकता ग्रहण करने वाले व्यक्तियों से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद नंबर 9, ठीक है, अनुच्छेद नंबर 9। तो 9वें अनुच्छेद में विदेशी नागरिकता ग्रहण करने वाले व्यक्तियों के बारे में प्रावधान निहित है। अब देखिए, अब हम जो भारतीय संविधान की अनुसूचियां हैं, जो हमारे संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, तो हम अब उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इसमें भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं जो विभिन्न विषयों, क्षेत्रों एवं प्रशासनिक प्रावधानों से संबंधित है। तो इसमें देखिए, सबसे पहली अनुसूची है, सबसे पहली अनुसूची क्या है? इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का क्षेत्रफल है, ठीक है। तो इसके बारे में जिक्र किया गया है। पहली अनुसूची है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का क्षेत्रफल। तो इसमें क्या क्या है? भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम हैं, उनकी सीमाएं और क्षेत्र का विवरण दिया गया है। समय समय पर इनमें संशोधन होते रहते हैं, ठीक है। जो पहली अनुसूची है यह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का क्षेत्रफल है। अब देखते हैं दूसरी अनुसूची। तो ये किससे रिलेटेड है? तो इसमें वेतन, भत्ते और पेंशन इत्यादि है, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो हमारी अनुसूची नंबर 2 है ना, दूसरी अनुसूची है, ये काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि दूसरी अनुसूची इनमें से किससे संबंधित है? तो उसका जवाब होता है भारतीय, जो ये भारतीय एम्प्लॉई होते हैं ना, जितने भी राजनेता या फिर मंत्री वगैरह होते हैं, तो उनकी वेतन, भत्ते, पेंशन इत्यादि दूसरी अनुसूची में लिखित है। तो जैसे दिया गया है, राष्ट्रपति, राज्यपाल, विधायक, संसद, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते और पेंशन आदि का प्रावधान दूसरी अनुसूची में निहित है। तीसरी अनुसूची है, तो तीसरी अनुसूची किससे रिलेटेड है? तो तीसरी अनुसूची हमारा शपथ और प्रतिज्ञान से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरी वाली, तीसरी वाली ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सांसद, विधायक, मंत्री, न्यायाधीश और अन्य पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली जो शपथ होती है, शपथ एवं प्रतिज्ञान का प्रारूप हमारा तीसरी अनुसूची में दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, चौथी अनुसूची, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व। तो ये है हमारा राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यसभा में कितनी सीटें मिलेंगी या इनमें इसमें निर्धारित है, ठीक है। तो जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जो राज्यसभा की कितनी सीट मिलेंगी, तो ये हमारा चौथी अनुसूची में निर्धारित किया गया है। और जनसंख्या के आधार पर सीटों का आवंटन होता है, ठीक है। जैसे राज्य होते हैं ना, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, तो उनमें जनसंख्या के आधार पर राज्यसभा की सीटों का आवंटन होता है, ठीक है, बांटी जाती है। अब देखिए पांचवी अनुसूची। तो पांचवी अनुसूची क्या है? अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों का प्रशासन। अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधान है, ठीक है। और राज्यपाल को विशेष शक्तियाँ प्रदान की गई है, ठीक है। तो राज्यपाल को जो ये होते हैं ना, अनुसूचित जाति होते हैं, जो कबीलेवासी होते हैं, अनुसूचित जाति और जनजातियों के लोग होते हैं, उनके लिए राज्यपाल को विशेष शक्तियाँ प्रदान की गई है, ठीक है। अब है हमारी छठी अनुसूची। तो इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र हैं, इनसे रिलेटेड बातें हैं, ठीक है। तो यह है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम से संबंधित अनुसूची है। तो इन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए स्वायत्त जिला परिषदों की स्थापना का प्रावधान है और इन परिषदों को विधायी, नागरिक और प्रशासनिक शक्तियाँ प्रदान की गई है, ठीक है। तो ये छठी अनुसूची है, जो हमारी छठी अनुसूची, यह असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम से संबंधित है, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट बात भी है इसमें, जैसे जो हमारी अनुसूची होती है ना, तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। तो इनमें है ना, संसद टाइम पर ही है ना,
जैसे भी जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है राज्य के हिसाब से या फिर देश के हिसाब से तो संविधान इनमें संशोधन करता रहता है, ठीक है। संसद के द्वारा इनमें जो संसद है हमारी, इसके द्वारा इनमें संशोधन होते रहते हैं। अब है हमारी 7वीं अनुसूची। तो 7वीं अनुसूची है ये किससे रिलेटेड है? यह राज्य, संघ और समवर्ती सूची से रिलेटेड है, ठीक है। तो 7वीं अनुसूची जो हमारी है संघ, राज्य और समवर्ती सूचियाँ इसमें निहित है। और इसमें इस अनुसूची में 3 सूचियाँ हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। किसी विषय का कानून बनाने की शक्ति संघ और राज्य के पास है या इनमें निहित है, ठीक है। तो किसी विषय पर अगर कानून बनाना होता है तो वह जो उसकी शक्ति होती है वह राज्यों और संघ के पास होती है। अब देखते हैं 8वीं अनुसूची, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 8वीं अनुसूची है, तो इसमें हमारा भाषाओं से रिलेटेड है, ठीक है। तो यह हमारी भाषाओं से रिलेटेड है। तो हमारे संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, तो ये हमारी 8वीं अनुसूची में आती है, ठीक है। और इन भाषाओं का विकास और संरक्षण को बढ़ावा देना है, ठीक है। अब है हमारी 9वीं अनुसूची। तो कुछ कानूनों और अधिनियमों का संरक्षण, ठीक है। तो जो कुछ कानून है, कुछ मुख्य कानून है, उनको बनाना और उन अधिनियमों का संरक्षण, ठीक है। तो कुछ कानूनों और अधिनियमों का संरक्षण हमारा 9वीं अनुसूची से रिलेटेड है। इसमें वे कानून और अधिनियम शामिल किए जाते हैं जिन्हें न्यायालय में चुनौती से संरक्षण दिया जाता है, ठीक है। भूमि सुधार और अन्य सामाजिक आर्थिक सुधारों को लागू करने में सहायता हेतु यह प्रावधान है, ठीक है। तो यह है हमारी 9वीं अनुसूची। अब देखिए हमारी है 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची। तो यह हमारी किससे रिलेटेड है? यह है दल बदल से संबंधित प्रावधान, ठीक है। तो हमारा 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित प्रावधान है। यह अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है और किसी विधायक या फिर सांसद के दल बदलने की स्थिति में उसकी अयोग्यता के प्रावधान दिए गए हैं, ठीक है। जैसे कोई भी पार्टी होती है तो वह अपना दल बदलती है, कोई भी अपनी पार्टी से दूसरी पार्टी में जाती है, तो ये सारा का सारा हमारा 10वीं अनुसूची में निहित है, लिखा गया है। अब है हमारी 11वीं अनुसूची, एकादश अनुसूची या फिर 11वीं अनुसूची। तो यह हमारा है पंचायती राज से संबंधित विषय, ठीक है। तो जो 11वीं अनुसूची है इसमें हमारा पंचायती राज्य से संबंधित प्रावधान लिखे गए हैं। इसमें पंचायतों को सौंपे गए 29 विषयों का विवरण दिया गया है। ग्रामीण विकास और स्वशासन को सशक्त बनाने का यह प्रावधान किया गया है, ठीक है। अब है हमारा 12वीं अनुसूची। तो 12वीं अनुसूची में क्या है? नगर पालिका से संबंधित विषय, ठीक है। जो हमारी 12वीं अनुसूची है इसमें नगर पालिका से संबंधित विषय है, ठीक है। तो इसमें नगर पालिका को सौंपे गए 18 विषयों का विवरण दिया गया है। शहरी प्रावधान, नागरिक सुविधाओं और स्थानीय विकास को सुनिश्चित करने हेतु यह प्रावधान है, ठीक है। तो ये 12वीं अनुसूची है, इसमें नगर पालिका से संबंधित प्रावधान लिखे गए हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपने देखा, पहले तो हमने जो संविधान का पार्ट 1 है उसके बारे में डिस्कस किया, पार्ट 1 और पार्ट 2 के बारे में डिस्कस किया, और अब हमने इसमें संविधान की जो 12 मुख्य अनुसूचियाँ हैं उनके बारे में डिस्कस किया। तो आई होप आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको जो ये मैंने बातें बताई हैं आपको समझ आई होंगी। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहले हमारे इस चैनल का नाम दी एसेंस एकेडमी हुआ करता था, अब हमने इस चैनल का नाम बदलकर हरियाणवी ट्यूटर के नाम से बदल दिया है, ठीक है। तो आप हरियाणवी ट्यूटर के नाम से भी इसे सर्च कर सकते हैं। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।